हेलो एवरीवन, मुझे आशा है कि आप सब स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। सो बिना वक्त को बर्बाद किए हुए हम लोग चलते हैं अपने हिंदू पेपर एनालिसिस की ओर। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इस न्यूज़पेपर में, और उसके बाद हम लोग उसे एनालाइज करेंगे। So this is Friday, March 25, 2022, daily edition. Fine, we'll be identifying the important news. हम लोग important news को identify करेंगे। ये important है, गवर्नमेंट स्टेप इन टू टैकल रशियन ट्रेड हर्डल्स। ओके फाइन, ये जयशंकर जी ने बोला है तो ये ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से बयान है। हम लोग देखेंगे समझेंगे क्या है इसमें। उसके बाद तो फर्स्ट पेज पे कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, सेकंड पेज पे भी नहीं है, थर्ड पेज पे भी नहीं है, फोर्थ पे भी ऐसा नहीं है, फिफ्थ पे की अगेन मुल्ला पेरियार वाला चल ही रहा है। तो मे भी इस बार देख लेना चाहिए कि इस बार के प्रीलिम्स के लिए कौन सा मुल्ला पेरियार रिवर क्या है, कौन सा टाइगर रिजर्व है, वहाँ पे मुल्ला पेरियार रिवर डैम एग्जैक्टली है कहाँ, ये सब चीज़ ठीक है। एक ये प्रिविलेज मोशन का आया है, टर्म यूज हुआ है तो ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि पॉलिटी का डायरेक्ट टर्म है, राइट। उसके बाद एक ये फेस्टिवल है चामिया वी लाकू रिचुअल, ठीक है, ये बस जान लेना है, केरला में होता है, ठीक है, कोलम केरला में होता है। उसका ब्रेड टेकिंग डिस्प्ले बाय सारंग एट विंग्स इंडिया 2022, जानेंगे क्या है विंग्स इंडिया, आगे बढ़ते हैं अभी फिलहाल के लिए। The peculiar case of Ladakh Eastern Boundary, Atmanirbhar Bharat requires a bold look at old misconceptions while continuing dialogue. Fine, this is a good, I think this will be a good article regarding security of India के लेकर के ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल होना चाहिए। ये सील्ड जस्टिस, ये एक एडवाइजरी टाइप का आर्टिकल है, इसमें बता रहा है कि एससी को ले डाउन करना चाहिए, सील्ड कवर मटेरियल को यूज करने का एक लिमिट, ठीक है, ये एक सजेशन है, वी कैन राइट इट इन आंसर, बट एज सच लग नहीं रहा है कि इसमें कुछ एग्जाम रिलेटेड बहुत ज्यादा होगा। टाइम टू रीडिफाइन इंडिया एंड इट्स रिलेशनशिप विद रशिया इज टू रिस्की फॉर न्यू दिल्ली टू परस्यू वेग एम विज़ मॉस्को एट अ टाइम ऑफ डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी, ठीक है। विनय करुआ जी ने अपना व्यू पॉइंट रखा है, विल सी इफ पॉसिबल कि इसमें अगर कुछ ऐसा होगा तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, वरना इसे हम जाने भी दे सकते हैं क्योंकि अभी डेली आर्टिकल ऐसा आते रहेगा, कुछ फॉर में कुछ अगेंस्ट में, तो हमें सिर्फ आधा एक पॉइंट ही लेना होगा इससे, क्योंकि अगर इंडिया रशिया रिलेशनशिप पे क्वेश्चन आता है मेंस में तो साफ सीधा बात है 200 वर्ड से ज्यादा लिखने का स्कोप होता नहीं है, और उसमें अब क्या क्या लिखेंगे, तो हम लोग एक पॉइंट से ज्यादा किसी आर्टिकल से लिख ही नहीं सकते। अगेन क्राइसिस इन श्रीलंका में क्राइसिस चल ही रहा है, 2-3 दिन से हम लोग भी डिस्कस कर रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस है, एक्चुअली वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस है। तो इंडिया कैसे इसमें बैलेंसिंग इफेक्ट दे सकता है, मतलब कि क्राइसिस में हेल्प करते हुए बायलैटरल इश्यूज को सॉल्व कर सकता है, उससे रिलेटेड विल गिव इट अ लुक, क्योंकि ये ज्यादा न्यूज में अभी रहा नहीं, नया नया है तो कुछ आइडियाज जनरेट होंगे। फिर इस पेज पे तो कुछ खास है नहीं, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज पे एक है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, ऑब्वियस था, एक्सपेक्टेड था, बढ़ेगा ही। और सेकंड पेज पे है ये, इसमें भी कुछ खास नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये रामपुरवा बुल है, ये आपने पढ़ा होगा अपने स्टैटिक सेक्शन में, फाइन। तो बस इतना ही जानता, रामपुरवा बुल स्टैचू है। इंडिया एब्स्टेन अगेन एट यूएनजीए वोट, विल सी व्हाट व्हाई इट हैज एब्स्टेन एंड व्हाट आर द various points regarding it. Foreign policy has a say on life, Jaishankar, we have to see why he has quoted this thing, right? SC concerned on vacancies in tribunal 323 AB, we'll see, देखेंगे हम लोग क्यों SC क्या है, ट्राइब्यूनल का इशू क्यों SC को बार बार बीच में आना पड़ रहा है। FCRA रजिस्ट्रेशन एंड एनजीओ एक्सटेंडेड, कंटेजियस इशू रहा था 1-1.5 महीना पहले, दोबारा आया है लौट करके, तो इसे देखना जरूरी है क्या डेवलपमेंट हुई है नहीं, ठीक है। उसके अलावा इन दोनों पेजेस पे कुछ है नहीं खास। यहाँ पे है किस पेज पे, पेज नंबर 14 पे, फार्म इनकम फेल इन 4 स्टेट, अगेन पार्लियामेंट्री पैनल ने इसमें कुछ बताया होगा, कुछ क्वेश्चंस जो पूछा गया होगा पार्लियामेंट में उसके आवाज में, ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे। मनसुख मंडाविया जी ने कहा है कि इंडिया जो है 2025 तक टीबी फ्री हो जाएगा, देखेंगे क्या किस आधार पे इन्होंने ये कहा है, इसमें इन्होंने लिखा ही होगा, नहीं लिखा होगा तो हम लोग और पता लगा लेंगे, ठीक है। इस पेज पे तो खैर कुछ नहीं, वही सब डेवलपमेंट है। वेस्ट टू ब्लास्टर यूक्रेन एड एज वार एंटर सेकंड मंथ, अब सेकंड मंथ में जनवरी 24 तारीख को शुरू हुआ था, कल 24 बीत गया तो आज सेकंड मंथ में चला गया था। वेस्ट फिर से हवा दे रहा है नाटो इसको, फिर से यूक्रेन को परेशानी होगा, नहीं करना चाहिए नाटो को ऐसे, यूक्रेन बैटल ग्राउंड बन के रह गया, ना इधर का रहा ना उधर का रहा, ठीक है। इंटरव्यू दिया इन्होंने, इंडिया चाइना हैव स्टेक्स इन सीइंग अ स्टेबल रशिया दैट इज नॉट आइसोलेटेड। अब फिर ये कोशिश करते चाइनीज का, ये हमेशा रहा कि पहले पीठ पे चूड़ा घोपना है, उसका जो है बोलना है कि हम दोनों भाई भाई, तो ये पुराना बात है, ये कुछ नया नहीं है इसमें, ठीक है। बिजनेस पेज पर एक ये न्यूज था कि फ्यूल रिटेलर्स ने लॉस किया है 2.2 बिलियन इन रेवेन्यू ऑन प्राइस फ्रीज, मोदी ने कहा है, पर स्टिल ये सिर्फ एक्सपेक्टेड है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, कहीं कुछ ना कुछ तो लॉस होना ही था, प्राइस फ्रीज नहीं करते तो सरकार भी गिर सकती थी, तो सरकार बचाने के लिए उन्होंने इतना पैसा को उनका लॉस लिया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है बस। तो ये सिर्फ जो है, इसके अलावा तो इस इन पेजेस पे कुछ नहीं। यस देयर इज दिस क्वेश्चन दिस थिंग कि धोनी जो है अब सीएसके का कप्तानी छोड़ करके जाडेजा को देने जा रहे हैं या दे दिए हैं, ठीक है, विल जस्ट
have a glimpse over it. There is nothing much related. This is not related to news and examination point of view. Maybe स्टेट पीसीएस में पूछ सकता है बीपीएससी में, बट चांस कम है अभी, क्योंकि बहुत रिसेंट डेवलपमेंट और बीपीएससी अगले 1.5 महीना में ही है। तो फिर वही ऐसी बाटी जो है वो संन्यास ले लिए, तो उसके चलते ये सब आ रहा है न्यूज। दैट इज नॉट मच रेलेवेंस, और तो कुछ खास नहीं है। ओके, विद दिस वी एंड द आइडेंटिफिकेशन सेक्शन एंड मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द एनालिसिस सेक्शन। So the first news is government steps in to tackle Russian trade hurdles। ठीक है, गवर्नमेंट का जो स्टेप इन किया है, जो रशियन ट्रेड हर्डल्स है, मतलब रशिया के साथ जो ट्रेड में प्रॉब्लम्स आ रही है, उसमें गवर्नमेंट ने स्टेप इन लिया है। और जयशंकर जी ने कहा है कि रूपी रूबल ट्रेड को भी रिवाइव कर सकते हैं हम, वो भी ऑप्शन हम देख रहे हैं। इसमें पार्लियामेंट का भी आपको पता है कि सेशन चल रहा है, तो सेशन में ये पूछा है, मतलब पार्लियामेंट में एमपीज ने पूछा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट का जो स्टांस है उससे क्या इंडिया के फॉरेन रिलेशंस पे और इन सब चीज़ों पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो जयशंकर जी ने कहा है कि इंडिया पोजीशन फॉर पीस, इंडिया का पोजीशन क्या है, पीस का पोजीशन। ठीक है, हम शांति के प्रति, हम लोग शांति के पुजारी है। ठीक है, एंड दैट फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस आर मेड इन नेशनल इंटरेस्ट, और प्लस नेशनल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, मैं पहले भी ये बात बोल चुका कि 3 पिलर्स पे जो है फॉरेन पॉलिसी डिपेंड करती है आमतौर पर, मतलब कि एक्सेप्शंस में एग्जिस्ट, बट इन जनरल सिचुएशन 3 चीज पे डिपेंड करती है फॉरेन पॉलिसी। किस पे? नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट एंड पीस प्लस हार्मनी। ठीक है, और ये चीज रहेगी तो ये क्या, किस चीज को बढ़ावा देगा, ये ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ावा देगा, जिससे कि ओवरऑल डेवलपमेंट होगा वर्ल्ड का। ठीक है, तो इसीलिए जो है हमेशा इन तीनों के को मद्देनजर रखते हुए कोई भी फॉरेन पॉलिसी डिसीजन लिया जाता है। और ये तीनों के मद्देनजर रखते हुए जो भारत ने फॉरेन पॉलिसी डिसीजन लिया है वो इन तीनों स्टैंडर्ड्स पे खरा उतर रहा है, क्योंकि रशिया के साथ हमारी नेशनल सिक्योरिटी जुड़ी हुई है, हमारा नेशनल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, और पीस एंड हार्मनी के लिए हम एब्सटेन कर रहे हैं, ना कि हम रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं। एब्सटेन का मतलब एब्सेंट होना नहीं होता है, एब्सटेन का मतलब होता है कि हम वहां हैं लेकिन हम तटस्थ हैं। क्यों? क्योंकि हमारा नाम का पॉलिसी भी तो रहा है नॉन अलाइंग मूवमेंट का। हम वी कैन नॉट अलाइन विद एनी ऑफ द वर्ल्ड पावर। वेस्ट हमेशा कहता है कि आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, या तो तुम हमारे साथ हो या तो हमारे अगेंस्ट में हो। ठीक है, तो इंडिया हमेशा कहता है नॉन अलाइंग मूवमेंट, ना हम तुम्हारे साथ है ना हम तुम्हारे अगेंस्ट में। हम अपने सेल्फ नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी और वर्ल्ड में पीस और हार्मनी मेंटेन करने के लिए जो जरूरी है हम वो करेंगे। फाइन। और 2 एब्सटेन कर गया है, 2 और यूएनजीए में, और एक और वोटिंग में एब्सटेन किया है। देखेंगे हम लोग आगे के पेजेस पे, राइट। तो इसमें यही है, इसमें कुछ खास नहीं है। ओके फाइन, लेट्स मूव फर्दर। फर्स्ट पेज पे इसके अलावा तो कुछ था नहीं, सेकंड पेज भी एम्प्टी ही है, थर्ड पेज भी एम्प्टी है। इसको डिले करके हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुल्ला पेरियार डैम मैं बहुत बार डिस्कस कर भी चुका हूँ, तो इसे आप उस बाकी सब वीडियोस में देख लें, और एक बार इसे गूगल करके देख लें। अगर आपको कोई इशू है, कोई समस्या है, तो एक बार आप लिखें कमेंट बॉक्स में, हम उस पर हम एक सेपरेट वीडियो ही बना देंगे मुल्ला पेरियार डैम पे। ठीक है, फिर आ जाते हैं केरला मूव्स प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन तो आपको पता ही है, विलेज मोशन क्या होता है। प्रिविलेज मोशन विशेषाधिकार हनन, ओके लेट इट बी। प्रिविलेज मोशन विशेषाधिकार हनन प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना। ठीक है, विशेषाधिकार हनन प्रस्तावना होता है ये। तो इसमें क्या होता है, किसी भी एमपी का विशेष अधिकार का हनन हो जाता है, तब ये प्रस्तावना लेके आ जाता है। तो किस तरह का विशेष अधिकार होता है एमपी का, जैसे कि राइट नॉट टू बी अरेस्टेड ड्यूरिंग द सेशन ऑफ द हाउस, है ना। उसके अलावा जो है उनको अधिकार रहता है कि कोई भी ऐसा बात जो कि हाउस चाहती है वो बाहर ना निकले, उसका गलत इंटरप्रिटेशन ना हो। उसके अलावा एमपीज को अपना अलग ही विशेषाधिकार रहता है, जैसे कि वो जब तक सेशन चल रहा है तब तक उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। उसके अलावा वो जो भी स्टेज पे, मतलब फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोलते हैं, उसको वो लीगली चैलेंज नहीं किया जा सकता है उसको, एंड ऑल दोस थिंग। तो ये सब होता है, ठीक है, उनका विशेषाधिकार। फाइन। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं, तो इससे एक चीज तो समझ में आ रहा है कि एमपी के लिए अलग होता है। तो प्रिविलेज मोशन 2 तरह का होता है, इंडिविजुअल प्रिविलेज और दूसरा होता है कलेक्टिव प्रिविलेज। कलेक्टिव प्रिविलेज किसका होता है, हाउस का होता है। इंडिविजुअल प्रिविलेज किसका होता है, एमपीज का होता है। ठीक है, तो प्रिविलेज मोशन कितना तरह से चलाया जा सकता है, इंडिविजुअल प्रिविलेज मोशन या फिर कलेक्टिव प्रिविलेज मोशन। कलेक्टिव प्रिविलेज मोशन पूरा हाउस चलाता है। फाइन, डन, लेट्स मूव फर्दर। आर्टिकल 105 सेंटर के लिए और 89 जोड़ दो, तो 194 स्टेट के लिए, राइट। ये सेंटर के लिए, स्टेट के लिए। फाइन, लेट्स मूव फर्दर। उसके अलावा कुछ है नहीं। या ब्रेथ टेकिंग डिस्प्ले एट सारंग बाय सारंग एट विंग्स इंडिया 2022। विंग्स इंडिया 2022 क्या है, 4-day सिविल एविएशन शो बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एट
बेगमपेट एयरपोर्ट इन हैदराबाद, ठीक है। एरोबिक डिस्प्ले किया जाता है इसमें बाय 3 पायलट्स ऑफ इंडियन, यही सब है। तो ये एक विंग्स इंडिया 2022 क्या है, 4 डे का ये है शो है। फायदा क्या होगा, इस शो को देखेंगे तो हम लोग जो है पोटेंशियल कस्टमर को लुभा सकेंगे, जिसके कारण जो है वो इन सब चीज़ों का ऑर्डर प्लेस करेंगे, डिफेंस इक्विपमेंट्स का और हेलीकॉप्टर से सब का। तो उसके कारण क्या होगा, हमें फायदा होगा, फॉरेन एक्सचेंज हमारा बढ़ेगा। एडिटोरियल हम लास्ट में करेंगे, आज कि दो ही एक एडिटोरियल जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज पे, कुछ है नहीं, छोटे मोटे न्यूज़ हैं। यहाँ इंडिया अब्सटेन कर गया है यूएनजीए में के वोट्स पे, गौर से पढ़िए, ये वोट्स है, एस लगा हुआ है, ठीक है। तो मतलब एक से ज्यादा वोटिंग पे अब्सटेन हुआ है, ठीक है। पढ़ लेते हैं। 2 रेजोल्यूशंस एट यूएनजीए, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन यूक्रेन फॉलोड बाय रशियन इन्वेजन, ठीक है। तो एक तो था क्या, थर्सडे को रिलेटेड टू ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन यूक्रेन फॉलोड बाय रशियन इन्वेजन, और फर्स्ट एब्सटेंशन वाज ऑन द ड्राफ्ट रेजोल्यूशन प्रपोज्ड बाय यूक्रेन दैट हेल्ड रशिया रिस्पांसिबल फॉर क्राइसिस। तो पहला क्या था, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन था जो यूक्रेन ने प्रेजेंट किया था, जिसमें रशिया को क्राइसिस का जिम्मेदार बताया गया था। और सेकंड जो था वो प्रोसीड्यूरल वोट था, ठीक है, ऑन वेदर यूएनजीए और टू कीप सेकंड रेजोल्यूशन, वो टेक अप सेकंड रेजोल्यूशन प्रपोज्ड बाय साउथ अफ्रीका। मतलब ये वोट क्या था कि यूएनजीए वो रेजोल्यूशन ले कि नहीं ले, उसका वोट था, ठीक है, जो कि साउथ अफ्रीका ने प्रपोज किया था। तो वो प्रोसीड्यूरल वोट था, ठीक है। तो फर्स्ट रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड, 140 कंट्री ने यूक्रेन को सपोर्ट किया, और बाकी ने ये 5 कंट्री था मेरे ख्याल से जिन्होंने उसका विरोध किया है, और बाकी ने उसे जाने दिया, ठीक है। यह देखो 140 कंट्रीज वोटेड इन फेवर, ठीक है। इंडिया वाज अमंग 38 एब्सटेंशंस, as was China, South Africa and Sri Lanka. 5 countries voted against it: Russia, Belarus, North Korea, Syria and Eritrea. Fine. इंडिया ने क्यों वोट से एब्सटेन किया है, क्या इंडिया का पक्ष है? इंडिया एब्सटेन्ड ऑन रेजोल्यूशन सिंस what we require now is focus on cessation of hostilities. तो अभी क्या जरूरत है कि जो भी तुम्हारी दुश्मनी है उसको खत्म किया जा सके, उसको खत्म किया जाए, और अर्जेंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाए, मतलब मानवीय सहायता जल्दी से जल्दी प्रोवाइड किया जाए। तो इंडिया का 2 स्टांस है। पहला स्टांस क्या है, दुश्मनी एंड करना है, और दूसरा क्या है, मानवीय सहायता पहुंचानी है, ठीक है। ये 2 चीजें हैं। तो और ये जो भी रेजोल्यूशन है तो इसमें किसी पे ब्लेम करने से और ये वो करने से ये तो चीज नहीं होना है, तो इसलिए इंडिया ने इससे एब्सटेन कर दिया, ठीक है। यही है, इसमें खास है नहीं। और इंडिया ने बोला है कि इमीडिएट सीज फायर हो, जो कि इंडिया हमेशा से बोलता आ रहा है कि वर्ल्ड में पीस, कहा ना मैंने कि 3 चीजें हो, सिक्योरिटी, इंटरेस्ट और पीस, यही 3 चीजें। सिक्योरिटी और इंटरेस्ट तो यहाँ पे बात नहीं है कि पीस के लिए क्या चाहिए, इमीडिएट सीज फायर। पहले लड़ाई बंद करो, उसके बाद बात करेंगे। तुम लोग यहाँ एक तरफ से मिसाइल चला रहे हो, दूसरा तरफ से टेबल पे पेन चलाना चाह रहे हो, वैसे थोड़ी ना होगा, ठीक है। ट्राइब्यूनल्स की वैकेंसी पे सुप्रीम कोर्ट कंसर्न है। ट्राइब्यूनल्स के बारे में बड़ी शॉर्ट में मैं बता दूं। ट्राइब्यूनल्स आर्टिकल 323A, बी दोनों है, मतलब 323A 323B, ओके। कब आया था, 40 ये सवर्ण सिंह कमिटी के रिकमेंडेशन से ये बना था, रिकमेंडेशन से ये ऐड किया गया है, ठीक है। तो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। 323A जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल से रिलेटेड है, और 323B जो है अदर ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है। फाइन, यही है, कुछ खास है नहीं इसमें। फाइन, तो इसके अलावा जो भी है आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें अपनी स्टैटिक बुक लक्ष्मीकांत से, दैट वुड बी एनफ। और अभी वैकेंसीज चल रही, तो सुप्रीम कोर्ट इससे परेशान है कि क्यों वैकेंसीज चली, क्योंकि वैकेंसीज के होने से क्या लोड सुप्रीम कोर्ट पे ही मतलब कोर्ट्स पे ही आ जाता है। फाइन, FCRA रजिस्ट्रेशन ऑफ NGO इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट कहते हैं, FCRA का फुल फॉर्म होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। मतलब अब समझ में आ रहा होगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन मतलब बाहर से जो पैसा आएगा, फॉरेन मनी, ठीक है, उसको क्या करना है, रेगुलेट करना है, उसके लिए ये एक्ट है। और इसमें और किसको ये रेगुलेट करेगा, एनजीओज के प्रति। ये मैटर चल भी रहा है 2-3 महीना से कि एनजीओज का रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया गया, तो एनजीओज कोर्ट चले गए ऑन ऑल दोस थिंग्स। तो अभी फिलहाल के लिए इंटरिम क्या किया गया कि 30 जून तक रिलीफ दिया गया, किनको, जिनका एक्सपायर हो चुका है या फिर जिनका प्रोसेस में है ना, ये इसके लिए रिन्यूअल के लिए, ठीक है। तो उनको दिया गया है 30 जून तक का एक्सटेंशन। 30 जून के बाद ये सब खत्म हो जाएगा। अच्छा, जिसको अगर रिन्यूअल मिल गया 30 जून से पहले, तो उसका ऐसे भी ये जो डेडलाइन है वो खत्म हो जाएगा, और नया डेडलाइन, नया उसका एक्सटेंशन शुरू हो जाएगा। यही सब है, इसमें कुछ खास है नहीं इससे ज्यादा। बस जान लेना है कि FCRA का चल रहा है ये, ताकि कल को ऐसा ना हो क्वेश्चन आ जाए FCRA रेगुलेट्स द फंड इन PSUs और उसको आदमी ट्रू मार के आ जाए। नहीं, ये NGOs का रेगुलेशन कर रहा है फिलहाल तो, ठीक है। इसके अलावा इस पेज पे तो कुछ खास था नहीं। इस पेज पे एक ये है, फार्म इनकम फेल शॉर्ट इन 4 स्टेट्स, राइट।
4 स्टेट में क्या हुआ, फार्मर इनकम का जो है शॉर्टेज हो गया, शॉर्ट कर गया। देखो हम लोग का एम क्या था, 2022 तक डबल करना था फार्मर इनकम को। डबल करने के लिए कौन सी कमेटी हमने बैठाई थी, अशोक दलवाई कमेटी। तो अशोक दलवाई कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिया उसके आधार पे कुछ ना कुछ स्टेप गवर्नमेंट ने लिया, और उन स्टेप के आधार पे क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था ओवरऑल फार्मर इनकम, और मोर और लेस नेशनल एवरेज में बढ़ा भी है फार्मर इनकम, 6-7 मतलब कि बढ़ा है, ठीक है। और बढ़ने के बाद क्या हुआ है, लेकिन कुछ स्टेट है जहां पे ये इनकम घट गया है। तो वही पार्लियामेंट्री पैनल ने पूछा कि क्यों घट गया, और घटने के कारण पीछे जो वजह है उस पर आपने क्या उसके बारे में पता लगाया, उस पर कमेटी बनाया उसके लिए, और अगर नहीं बनाया तो जल्दी से जल्दी बना करके उन वजहों का पता लगाए, ताकि इस चीज को जो है हम लोग बहुत इजीली इसको ठीक से हम लोग हैंडल कर सके, राइट। अब पढ़ लेते हैं इसको। इन इस रिपोर्ट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट, ये सब ठीक है। अ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी asked why center remained a mute spectator while farmer income declined in 4 states between 15-16 से 17-18। तो 2015-16 से लेकर के 2017-18 तक में 4 स्टेट में, ठीक है, क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। तो ये डिक्लाइन पे सेंटर ने क्यों कुछ नहीं किया, जबकि नेशन वाइज फार्म इनकम रोज बाय 27%, नेशनल इंक्रीज क्या है 27% का है। एक्सपेक्टेड क्या था, एक्सपेक्टेड ट्राजेक्टरी क्या है, ट्राजेक्टरी है डबल फार्मर इनकम बाय 2022। तो ऑब्वियसली ट्राजेक्टरी से पीछे ही चल रहा है। तो यहाँ लिखा हुआ है विच इज वेल शॉर्ट ऑफ द ट्राजेक्टरी नीडेड टू अचीव गोल ऑफ डबलिंग फार्मर इनकम दिस ईयर, मतलब 2022 तक। कमिटी जो था एग्रीकल्चर पे शुड फॉर्मुलेट ए स्पेशल टीम टू फिगर आउट द रीजंस फॉर फॉलिंग फार्मर इनकम, ठीक है, यही सब लिखा जो मैंने बोला है। ओके, उसके अलावा तो इसमें अच्छा स्टेट्स कौन कौन है, 4 स्टेट्स हैं, कौन कौन, बड़े बड़े स्टेट्स है इसमें, झारखंड है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है और नागालैंड है, समझे। तो ये 4 स्टेट में क्या हुआ है, गिरा। और झारखंड में तो 30% तक डिप हुआ है, और इन तीनों में भी इसी के रेंज में डिप हुआ है। तो इसमें यही सब है, इसको एक बार आप पढ़ ले। ऐसे तो डाटा है सिर्फ, इसमें खास कुछ है नहीं। और एक चीज और है कि समय के साथ जो है ना ये गिरा है फार्मर इनकम, फार्मर मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर पे जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर था, बजटरी एक्सपेंडिचर, वो डाउनवर्ड ट्रेंड्स देख रहा है, ठीक है। वी एक्सपेक्ट कि आने वाले समय में वो अपवर्ड ट्रेंड्स फिर से देखे। इंडिया टू बी टीबी फ्री बाय 2025 टारगेट ही है हमारा, आपको तो पता ही है टारगेट क्या है। टारगेट है टीबी ट्यूबरक्लोसिस फ्री इंडिया बाय 2025, और स्टॉप टीबी कैंपेन हम लोग चला रहे हैं, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है, मनसुख मंडविया जी ही हैं, ठीक है। और तो कुछ वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे पे उन्होंने बोला कि हम लोग जो है कर लेंगे, वी कैन डू इट। इस साल 19% इंक्रीज हुआ है किसमें, रजिस्ट्रेशन में। देखो अगर रजिस्ट्रेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफाई हो गया कि किसी व्यक्ति को टीबी है तो उसको लोग ठीक कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम आइडेंटिफाई ही नहीं हो पाते कि किसी व्यक्ति को XYZ% को टीबी है, तो उसके चलते क्या होता है, फिर आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो वो फैटेलिटी कॉज करेगा, और वो एक डेथ बर्डन होगा भारत के ऊपर, राइट। तो जितना ज्यादा आइडेंटिफाई हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं उतना बेहतर है हमारे लिए, ओके। और आपको पता है कि इंडिया में बहुत ज्यादा, इंडिया वेरी हाई बर्डन ऑफ टीबी है हमारे यहाँ, ठीक है, ऑफ टीबी। अब इसका आप लोग बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए, टीबी हमेशा से इंपॉर्टेंट है, टीबी और एड्स इन योर डिजीज सेक्शन, टीबी और एड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को हमेशा ही आता है क्वेश्चन, तो पढ़ना पड़ेगा, ओके। तो आप इसे अपने स्टैटिक नोट से पढ़ ले। इसके अलावा इस पेज पे वही सब है, फिर वेस्ट टू ब्लास्ट यूक्रेन एड एज वॉर एंटर सेकंड मंथ। अब वेस्ट जो है फिर से हवा देगा, पैसा का बात कर रहा है, वैसा देगा तो नहीं, सबको पता है, हथियार बेचेगा, वो बहुत पुराना इनका चाल है, ठीक है। इंडिया चाइना हैव स्टेक्स इन सीइंग स्टेबल रशिया, ये सब ठीक है, ये सब बोलता रहता है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, कल को बदल जाएगा ये सब भी। और इसके अलावा बिजनेस पेज पे भी कुछ नहीं है। स्पोर्ट्स पेज पे जैसा मैं पहले ही डील कर चुका हूँ कि जडेजा नए कप्तान होंगे चेन्नई सुपर किंग्स के, और तो कुछ खास है नहीं, ओके। अब चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल एनालिसिस की ओर। So in this editorial it is saying that the Ladakh eastern boundary, right, Ladakh's eastern boundary it is talking about, and it is saying that ये कह रहा है कि आत्मनिर्भर भारत जो है ये इसको चाहिए क्या, एक बोल्ड रीलुक करे, मतलब कि हिस्ट्री को देखे और समझे कि क्या मिसकंसेप्शन रहा है, और उसके बाद उसी आधार पे जो है ये डायलॉग को कंटिन्यू करे। ये बहुत ही हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में है, देन इसीलिए जो है इसमें पूरा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दिया गया, लद्दाख के बारे में, कैसे लद्दाख इवॉल्व हुआ, कैसे वहां पे क्या एग्रीमेंट्स हुए, ये सब हुआ, ये सब चीजें इसमें दिया गया। एज पर से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ ये ठीक है, ये एक आइडिया हो सकता है आत्मनिर्भर भारत को, मतलब इंडिया चाइना रिलेशन में
इसको किस तरह यूज करें, इसके लिए हो सकता है ये आइडिया कि हम लोग हिस्टोरिकली देखें और हिस्टोरिकली समझने की कोशिश करें क्या प्रॉब्लम आई थी और उसका फिर नया सॉल्यूशन निकाले। मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशंस उस आधार पे, लेकिन मॉडर्न सॉल्यूशन शुड बी बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड। ठीक है, तो यही है पूरा, इसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर से, लेकिन फिर वही बात है कि यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है, अगर उसका मन होगा तो ये पूछेगा। चांसेस की जहां तक बात है बहुत कम चांस है। हाँ, अगर 2-3 ऐसा आर्टिकल आता है अगर आने वाले कुछ समय में, देन वी हैव टू सी दैट यस इट शुड बी डन, राइट। और अगर ऐसा होता है तो हम लोग इस आर्टिकल को दोबारा एक बार पढ़ लेंगे, बट एज पर नाउ अभी के हिसाब से जो अभी का प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें ये आर्टिकल मोर और लेस इररिलेवेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर आप इसे एक बार पढ़ के देखें, मैंने तो पढ़ा है, ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं। अगर कुछ आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें तो इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसे पिन कमेंट बना देंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट एडिटोरियल। Yes, this is time for India to redefine its relationship with Russia. As expected, trends भी ही है कि इंडिया का जो स्टांस रहा है पिछले कुछ समय से एब्सटेंस, ठीक है, एब्सटेन करने का जो स्टांस रहा है, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया कि कल भी जो है उसने यूएनजीए का और यूएनएससी का रेजोल्यूशंस में एब्सटेन किया है जो कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस से रिलेटेड था। तो इसको लेकर के बार बार एडिटोरियल आते रहे और ये भी एडिटोरियल उसी के रिलेटेड है। अब ये बता रहा है कि रशिया न्यू दिल्ली को जो है मॉस्को के स्टांस, मॉस्को के साथ अलाइन होने का हो तो गए हैं हम लोग, लेकिन अब समय आ गया कि हम लोग शायद अपना स्ट्रैटेजी बदल सकते हैं, क्योंकि डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के चलते मे भी ये स्टांस वर्क ना करे आने वाले फ्यूचर में। कुछ कुछ अच्छे पॉइंट्स दिए हैं इन्होंने, ऑथर ने, देख लेते हैं। ठीक है, अभी क्या है फॉरेन पॉलिसी कोनंड्रम में क्या हो रहा है, मे बी सफिशिएंट रीजन फॉर रशिया टू बी इन्फिलिएटेड। देखो, नाटो के क्लोज आने से, रशिया के डोर पे आने से ये बहुत सफिशिएंट रीजन था रशिया के लिए इन्फिलिएट होने का, क्योंकि उसका सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। और मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि इंटरनेशनल रिलेशन में सिर्फ 3 चीज का मतलब है, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट और पीस एंड हार्मनी। ठीक है, तो सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होगा तो रशिया इन्फीरिएट तो होगा, लेकिन ये क्या ये सफिशिएंट कंडीशन था कि इसके कारण जो यूक्रेन पर अटैक करे और सारा इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन करते हैं और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ला दे? ऑथर के हिसाब से इनसफिशिएंट था। मे बी इट इज ट्रू टू सम एक्सटेंट नहीं, टू मच एक्सटेंट इट इज ट्रू कि रशिया थोड़ा सा और वेट कर सकता था कि, बट स्टिल लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं इसमें। उसके बाद वही सब चीज लिखा हुआ है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, और उसके बाद आते हैं यहाँ पर रियल स्ट्रेटेजिक चैलेंज क्या है इंडिया के लिए। ठीक है, हमारा देखो फिर से वही बात है, नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट और पीस एंड हार्मनी। ठीक है, तो इसमें देखो हमारा क्या है, नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी किस तरह कॉम्प्रोमाइज, उसको चैलेंज क्या मिल रहा है ये देख लेते हैं। व्हाट मस्ट वरी इंडिया इज द फैक्ट, लेट मी चेंज द पेन कलर, कौन सा ले लें, वायलेट ले लेते हैं, इज द फैक्ट दैट, राइट, क्या है, दैट रशिया विल नाउ बिकम इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट ऑन चाइनीज सपोर्ट टू डिफेंड इट्स पॉलिसीज। ठीक है, हुआ क्या है कि सैंक्शंस लगाया रशिया पे, पूरा जम करके सैंक्शन लगाया वेस्ट ने, तो इसके चलते क्या हुआ, रशियन इकोनॉमी बहुत बुरी तरह हिट हुई है। ठीक है, और हिट के चलते क्या हो गया, रशियन पॉलिटी कमजोर हो गई। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी इज द गार्जियन ऑफ पॉलिटी। ठीक है, रशियन पॉलिटी वीक हो गई है, और रशियन पॉलिटी वीक होने के कारण क्या होगा, इसको सपोर्ट कौन दे रहा है, रशिया को सपोर्ट कौन दे रहा है, चाइना इसको सपोर्ट दे रहा है, इकोनॉमी और पॉलिटी दोनों वाइज। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या है, इन लोगों का बहुत हद तक जो है आइडियोलॉजी भी मैच करता है, तो क्या होगा कि अब रशिया का डिपेंडेंस चाइना पे बढ़ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम उसके, और एक और बात उठ के क्या आ रही है बीच में कि ट्रेड जो है किस में किया जा सकता है, चाहे येन में, चाइनीज करेंसी में करने की भी बात आ रही है कि रशिया अपना ट्रेड चाइनीज करेंसी में भी कर सकता है डॉलर की जगह। तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट है चाइना के लिए कि उसका इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट किस पे हो रहा है, चाइना पे हो रहा है। और ये क्या प्रॉब्लम है, देखो चाइना हमारे लिए क्या है, हमारा नेबर तो है ही, इंडिया का नेबर तो है ही, साथ साथ एडवर्सरी भी है। ठीक है, और ये हमेशा जो है भारत के खिलाफ ये करते रहता है, ये हमेशा भारत के खिलाफ मिस एडवेंचरिज्म करता रहता है। ठीक है, हम लोग को हमेशा तंग करता है। ठीक है, बिना मतलब का भी। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, आंखें दिखाने लगा, फ्लेक्स करने लगा मसल्स को इंटरनेशनल लेवल पे, तो ये एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ा उठ करके। और रूबल भी कोलैप्स कर गया, जैसा मैंने बताया, इकोनॉमी बहुत तगड़ा हिट हुआ है रशिया का, तो उसके कारण रूबल कोलैप्स कर गया है। तो आगे पढ़ लेते हैं। पुशिंग सैंक्शंस बीइंग इम्पोज्ड द डायर स्टेट ऑफ रशियन इकोनॉमी, दिस विल पुश हिम फर्दर इनटू चाइनीज मिलिट्री एंड इकोनॉमिक ऑर्बिट। देखो और क्या हो रहा है, देखो रूबल जो है क्या हो गया है, कोलैप्स कर गया है। ठीक है, और प्लस इंटरनल इकोनॉमी भी कोलैप्स, भी बहुत ही डायर स्टेट में है, मतलब बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में, बोलो क्रिटिकल स्टेज में है। ठीक है, तो इन दोनों के चलते क्या होगा, इन दोनों के चलते होगा कि रशिया और भी ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा किस पे, चाइना के पैसा और चाइना की माइट पर। फाइन, इंडिया रियल स्ट्रेटेजिक चैलेंज
इज सरफेसिंग द इंडो पैसिफिक विद द राइज ऑफ चाइना। देखो इंडिया का दो एस्पेक्ट है, इंडियन नेशनल सिक्योरिटी का दो एस्पेक्ट होता है इंडिया की पॉलिसी का। इंडिया का अगर पॉलिसी ये इंटरनेशनल रिलेशन देखें इस संदर्भ में, सारे संदर्भ में, इस संदर्भ में, तो एक तो हमारा कॉन्टिनेंटल एस्पेक्ट है राइट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, और एक है हमारा मैरीटाइम। ठीक है, मैरीटाइम बेसिकली कहाँ है, इंडो पैसिफिक में है। ठीक है, इंडो पैसिफिक में है, और कॉन्टिनेंटल बेसिकली कहाँ है, एशिया में है। तो यहाँ पे देखो इन दोनों फ्रंट पे हमें चाइना टक्कर देता है राइट, चाइना हमें परेशान करता है राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे रशियन हेल्प लेते हैं, रशियन हेल्प यहाँ पे लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे यूएसए का हेल्प लेते हैं। तो यूएसए प्लस वेस्टर्न हेल्प, वेस्टर्न कोऑर्डिनेशन, हेल्प का नाम गलत टर्म होगा, कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे रशियन का कोऑर्डिनेशन, रशिया के कोऑर्डिनेशन से काम होता है, और यहाँ पे यूएसए प्लस वेस्टर्न कोऑर्डिनेशन से काम होता है। इसीलिए भारत क्या कर रहा है, एक मिडिल पाथ को बना, मिडिल पाथ पकड़ के चल रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भारत स्टांस नहीं ले सकता है, पर स्टांस इंडिया नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि हमें दोनों साइड बैलेंसिंग करना है। ठीक है, तो यही बोल रहा है यहाँ की रशिया के कोलैप्स करने से क्या होगा, एक तो वो चाइना के ग्रिप में चला जाएगा, तो कॉन्टिनेंटल एस्पेक्ट में इंडिया कमजोर पड़ जाएगा राइट, और मैरीटाइम एस्पेक्ट में ऑलरेडी कमजोर क्यों पड़ रहा है, क्योंकि यूएस और वेस्टर्न पावर्स के खिलाफ हम लोग एब्सटेन कर रहे हैं। तो यूएस और वेस्टर्न पावर को लगा कि हम लोग रशिया का साथ दे रहे हैं, तो उसके साथ क्या होगा कि मैरीटाइम इंडो पैसिफिक रीजन में भी क्या होगा, इंडिया कमजोर पड़ने लगेगा राइट। तो ये है इसके पीछे का ये लाइन को लिखने का वजह। Indo-Pacific with the rise of China, Beijing has consistently sought to expand its zone of military, economic and political influence through Belt and Road Initiative। पता ही आपको BRI का कॉन्सेप्ट, जैसे क्या है BRI, बहुत सिंपल चीज है। ये मान लो अफ्रीका है, ओके, ऐसे है कुछ, इंडिया, फाइन, ये हिमालय है, और हमें पता है ओरिजिनल सिल्क रूट क्या था, तो इस तरह से जोड़ा जाएगा, यहाँ से होते एक सीपैक यहाँ चलाएगा पाकिस्तान में, एक यहाँ से निकल के जाएगा जो कि वेस्ट यूरोप तक जाएगा। ठीक है, ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हो जाएगा। ये है इंडिया का कंसर्न, इंडियाज कंसर्न कि हमारे सॉवरेनिटी पे आप लोग प्रॉब्लम उठा रहे हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। इसको क्या करेगा, यहाँ जोड़ देगा इधर साइड, यहाँ से फिर ऐसे करके आएगा। ठीक है, बांग्लादेश में हॉल्ट करेगा, म्यांमार बांग्लादेश के थ्रू यहाँ कनेक्शन देगा, फिर ऐसे करके जाएगा, और यहाँ ग्वादर पोर्ट है। ठीक है, ग्वादर पोर्ट से करेगा, ग्वादर पोर्ट से फिर अंदर जाकर के मैच कर जाएगा। तो ये है पूरा, एक तो इंडिया को घेर लेगा इससे ये, और दूसरा इंडिया का ही सॉवरेनिटी, इंडिया से बिना पूछे इंडिया के एरिया में रोड कंस्ट्रक्ट करना चाह रहा है। ये सब तो गलत बात है, तो इंडिया का यही कंसर्न है। तो BRI में क्या किया, बहुत पैसा लगाया है चाइना, और बहुत मसल फ्लेक्सिंग कर रहा है, बहुत इसके कब्जा में आ गया, इसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आ गया। ठीक है, तो यही लिखा है, स्पेशली थ्रू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अच्छा, एंड ऑफ कोल्ड वॉर से क्या हुआ, इंडिया हैज बीन डिबेटिंग टुवर्ड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। देखो अब कोल्ड वॉर जब से एंड हुआ तब से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के बारे में बात करें। ठीक है, होता क्या है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, अलग अलग आदमी का अलग अलग व्यू पॉइंट है। एक कहता है कि नाम का जो प्रिंसिपल्स था उसी के यूटिलिटी को हम लोग कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, और एक कहता है, समझ गए, एक क्या कह रहा है, नाम के प्रिंसिपल को यहाँ देखो लिखा भी है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी फॉर सम नोशन इज रीब्रांडिंग ऑफ इंडियाज नॉन अलाइंग पोस्चर ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, अदर से दैट इट इज अ डॉक्ट्राइन ऑफ मल्टी अलाइनमेंट इन 21st सेंचुरी आफ्टर ऑफ स्ट्रेटेजिक autonomy as India has been expanding its engagement with major world power। ठीक है, देखिए दूसरा क्या इसका टर्म है, दूसरा क्या व्यू पॉइंट है, मल्टी अलाइनमेंट। देखो नॉन अलाइनमेंट क्या हुआ कि हम किसी के साथ नहीं, मल्टी अलाइनमेंट क्या हुआ, हम सबके साथ हैं। ठीक है, दोनों अलग नहीं है, दोनों में डाइकोटोमी नहीं है, दोनों में डुअलिटी है। ठीक है, डुअलिटी, दोनों कोएग्जिस्ट कर सकता है। डाइकोटोमी कब होता है, जब दोनों कोएग्जिस्ट कर ही नहीं सकता साथ में। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें डुअलिटी है, दोनों हम लोग कर सकते हैं, हम किसी के साथ भी नहीं और हम किसी के खिलाफ भी नहीं। ये हमारा पॉलिसी है आज के डेट में, इसी को मध्य मार्ग कहा जाता है। बुद्ध ने इसी कॉन्सेप्ट को क्या दिया, मध्य मार्ग का कॉन्सेप्ट दिया है। फाइन, आगे बढ़ते, रियलिटी हैज मेनी डायमेंशंस, ऑब्वियसली रियलिटी ऑलवेज हैज मेनी डायमेंशन, इट इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट। इन केस हिस्ट्री रिलेवेंट है, इंडियन नेशनलिस्ट वही सब है कि हम लोग जो है कोल्ड वॉर के समय का मेमोरी ताजा है हमारे अंदर, सोवियत ने हमारी मदद की थी, अमेरिका हम लोग को तंग किया था, तो इसीलिए यूनिपोलैरिटी कोल्ड वॉर के बाद जो है हम लोग जो है ये क्या किए, यूनिपोलैरिटी को एक्सेप्ट नहीं किया और आगे बढ़े मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए, और उसी के बाद हम लोग ब्रिक्स बनाए, यहीं पे ब्रिक्स का बात हुआ इसी लाइन में। ठीक है, ब्रिक्स बना लिए, ब्रिक्स के बाद जो है फिर पता चला कि भारत चाइना एक दूसरे के समतुल्य देखता नहीं है, आई टू आई हम लोग नहीं देखते, तो फिर वहां से प्रॉब्लम शुरू हो गई है। ठीक है, रशिया का जहां तक बात हो तो रशिया के साथ हमारा पार्टनरशिप अच्छा रहा है, लेकिन अब वो चाइना के ग्रिप में जा रहा है, तो वो भी एक चैलेंजिंग इशू है। ठीक है, और एक जो प्रॉब्लम है, बाय कंटिन्यूइंग डिपेंडेंस ऑन रशियन वेपनरी हैज बिकम इंडियाज स्ट्रेटेजिक हेडेक। अब क्या हुआ है, अब हम लोग रशियन वेपनरी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, वो हमारा क्या हुआ है, हमारा स्ट्रेटेजिक हेडेक हो गया, हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को, हमारी स्ट्रेटेजिक सॉवरेनिटी को ये चैलेंज करता है। फाइन, एंड अनप्रेडिक्टेबल रशिया कोई प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता। कल जो आया था एक
ओपेड पेज पर कि रशिया का प्रोटेक्शन उसके हिस्ट्री से देखेगी, जब जब वहां पे शासक मजबूत हुए तब तक वेस्ट में एक्सपेंशन की कोशिश की गई। और यहाँ पे बोला अनप्रेडिक्टेबल रशिया, किसी को आइडिया नहीं है कि अभी ये प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है, ठीक है, कल के कॉन्टेक्स्ट में से नहीं देखना चाहिए कि जो है रशिया क्या है, पुतिन के अंदर किस चीज में, मिस्टर पुतिन के अंदर किस चीज में, ये स्टेट ऑफ ट्रांजिशन में है, क्राइसिस पे क्राइसिस हो रहा है। एक तो आपका एक्सटर्नल सेक्टर वीक है, इंटरनल सेक्टर वीक है, दूसरा आप लड़ाई लेकर के और भी जो है वॉर में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, ठीक है, तो पैसा जा रहा है, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, टू रिस्की फॉर इंडिया टू परस्यू वेग vis-a-vis रशिया इन दीज अनसर्टेन टाइम्स, ठीक है। जो भी रशिया का रिजेंटमेंट नाटो के अगेंस्ट करते उन्हें ये रिमाइंड करा देना चाहिए, कराते वेस्टर्न एनालिस्ट दैट नाटो रशिया काउंसिल वाज फॉर्म्ड स्पेसिफिकली टू एलिवेट रशियाज कंसर्न एंड दैट रशिया वाज recognized one of the world leading industrial power through formal admission into G7, not on the basis of industrial might but to soften his bruised superpower ego, ठीक है। तो इसको G7 में जगह क्यों दिया गया था? G7 में इसको जगह इसलिए दिया गया, इसलिए नहीं दिया गया था क्योंकि ये इंडस्ट्रियल सुपर पावर था रशिया, इसलिए दिया गया था ताकि इसका ईगो शांत हो सके। ट्रूथ जो है ऑथर कहते हैं कि कहीं बीच में लाई करता है और इसीलिए इंडिया जो ऐसा स्टांस लिया है। अब G7 के मेंबर्स कौन कौन हैं? कहीं पे जगह है, हाँ यहाँ जगह। G7 के मेंबर्स आप मुझे बताएं। यूएसए होगा ऑफ कोर्स, यूके होगा ऑफ कोर्स, फ्रांस होगा ऑफ कोर्स, जर्मनी होगा, 4 हो गया, रशिया नहीं, रशिया नहीं, वो G8 में आता था रशिया, ठीक है। यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान होना चाहिए 5, 6, 7, 2 और 6। लेट्स सी G7 मेंबर्स, हम लोग इंटरनेट पर सर्च करके देखते हैं हम लोग सही जा रहे हैं कि नहीं। G7 कंट्रीज, कनाडा एक होगा, कनाडा 6। नाउ लेट्स सी ग्रुप ऑफ 7, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स, इटली, जापान, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा। तो हम लोग सही थे, बस एक इटली बच रहा था, इटली, ठीक है। तो ये 7 है, फाइन, वी वर ऑन द राइट ट्रैक। ऐसा पता चलता है कि न्यूज़पेपर डेली पढ़ने का फायदा हो रहा है, ओके। Truth lies somewhere in between. Fine. The halls of global diplomacy nations have been interests that are not determined by personality. अच्छा, ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि मिस्टर पुतिन और मिस्टर मोदी बहुत ज्यादा दोनों के बीच में घनिष्ठ संबंध हो, लेकिन मोदी जी भी इस बात को समझते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन में नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले आता है, उसके बाद ही अपना बताइए कि पर्सनालिटी वाइज रिलेशन आता है, ठीक है। अब लास्ट में कह रहे हैं ऑथर कि इट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर न्यू दिल्ली टू मेंटेन इट्स बैलेंसिंग एक्ट इन फ्यूचर एज वॉशिंगटन हार्डन हिज पोजीशन फॉर दैट। जैसे जैसे अमेरिका अपना पोजीशन को और हार्डन करेगा वैसे वैसे इंडिया के लिए बहुत मुश्किल होगा अपना ये पोजीशन को मेंटेन, अपना बैलेंसिंग एक्ट को, अपना जो पोजीशन इंडिया लेके रखा है बैलेंस करते हुए उसको वो बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि वेस्ट का हमेशा से क्या नीति रहा है, आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, ठीक है। और इंडिया का क्या नीति रहा है, ना हम तुम्हारे साथ है ना हम तुम्हारे खिलाफ है, नाइदर वी आर विद यू नॉर वी आर अगेंस्ट यू, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम, ये एक चैलेंज रहेगा कि किस तरह से हम इसे बैलेंस करते हैं, क्योंकि हमें इंडो पैसिफिक में किसकी जरूरत है और वेस्टर्न कंट्रीज की जरूरत है, हमें कॉन्टिनेंट में किसकी जरूरत है, बड़ा सुपर पावर रशिया की जरूरत है, और हमें दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है। तो इसीलिए जो है न्यू दिल्ली को क्या चाहिए, नीड्स टू रेडिकली रीडिफाइन इट्स रिलेशनशिप विद मॉस्को। अब समय आ गया है कि हम लोग रेडिकली रीडिफाइन करें मॉस्को के साथ अपने संबंध। एक अच्छा आर्टिकल है समझने के लिए, बट अगेन वही है कि मेंस में इसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा तो नहीं दिख रही है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि ठीक है, ये जाना वही चीज है, पहले भी इस तरह के आर्टिकल आए हुए हैं, तो इट्स गुड बट नॉट enough to be written in main answer, right? Now let's see other article. Let me go. Crisis in श्रीलंका, वही है, क्राइसिस चल रहा है श्रीलंका में, बहुत बड़ा पैंडेमिक के बाद है। तो श्रीलंका की इकोनॉमी जो है किस पे डिपेंड करती है, टूरिज्म पे, ठीक है। टूरिज्म है कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर, राइट। और कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर सबसे ज्यादा कोविड-19 इसको जबरदस्त हिट किया इस सर्विस सेक्टर को, ठीक है, हिट किया है इसको। तो उसके चलते क्या हुआ, पूरी इकोनॉमी ही डगमगा गई कि इन्फ्लेशन बहुत हाई है, उसके अलावा सामान मिल नहीं रहे हैं प्रॉपरली, ठीक है। तो एक तो सामान नहीं है, दूसरा पैसा ही बहुत लग रहा है उसमें, और इसका तीसरा जो है कि ये इसका करेंसी कोलैप्स कर गया है, तो कोलैप्स नहीं किया है, बहुत ज्यादा उसका डिटोरिएट कर गया, राइट। तो और इसका कारण क्या है, श्रीलंका का ये जो प्रॉब्लम है ना वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। क्यों, इसका जो डेट होता है ना, डेट इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ये कर्ज इतना ले लेता है दोनों डोमेस्टिक और फॉरेन, कि इसके चलते ये जो है कुछ कर ही नहीं पाता है, ठीक है। देखते हैं, अभी इंडिया आया था तो इंडिया ने भी इसे 2.4 बिलियन का कर्ज देने की बात की है, जिससे कि इसेंशियल कमोडिटीज को ये किया जा सके, वो खरीद सके। अब इसमें चैलेंज क्या आएगा, भारत के लिए क्या चैलेंज है, ये पैसा देना चैलेंज है, बिल्कुल नहीं। भारत के पास इतना पैसा है, इतना हम लोग दे सकते हैं इजिली, और नेबरहुड फर्स्ट की हमारी पॉलिसी, क्योंकि नेबरहुड स्टेबल रहेगा तो हम भी स्टेबल रहेंगे, तो इसमें हमारा भी हित जुड़ा हुआ है, ठीक है। और जब भी हित से हित जुड़ता है दो नेशन के बीच में तो नेशन क्लोज होता है, इंटरनेशनल रिलेशन नेशनल इंटरेस्ट पे चलता है, फाइन। अब देखते हैं चैलेंज सबसे बड़ा क्या है, चैलेंज है proximity, okay, with Sri Lanka, marine borders,
और इसी के चलते क्या होता है, इलीगल माइग्रेंट्स का समस्या आएगा। क्यों, देखो होगा क्या, ये मान लो इंडिया है, राइट, ओके, यहाँ पे हमारा श्रीलंका है, ये केरला, ये तमिलनाडु। तो होता क्या है हर बार कि केरला तमिलनाडु में माइग्रेंट आ जाते हैं। इसमें क्यों आ जाते हैं, क्योंकि इंडिया का शाइनिंग इकोनॉमी है, ठीक है, मतलब पुल फैक्टर है, ये पुल करेगा लोगों को, सपने सपने देख सकते हैं, हाँ भारत जाके इतना कमा लेंगे, हमको भारत में ये फैसिलिटी मिल जाएगी एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। तो शाइनिंग इकोनॉमी के चलते क्या होता है, पुल फैक्टर। यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक क्राइसिस, ये क्या है, पुश फैक्टर, ये भागेगा यहाँ से। लोग क्या बोलेंगे कि यार यहाँ तो खाना तक नहीं मिलता, क्या करेंगे यार, अगर इससे अच्छा इंडिया जाते कमाते हैं, खाएंगे, वहीं रिक्शा चलाएंगे, नून रोटी खाएंगे, वही वाला बात हो जाता है। तो ये होता है, तो दोनों पुल और पुश फैक्टर किसके तरफ भेज रहा है इसको, समझ लो, ये तुम्हारा सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है। तो एक तो डेस्टिनेशन अपने तरफ खींच रहा है, ठीक है, और एक सोर्स डेस्टिनेशन की तरफ ठेल रहा है। तो ओवरऑल फोर्स क्या हो जाता है, इंटेंसिफाई हो जाता है, और इसी चलते माइग्रेंट्स आते हैं। प्रॉब्लम किसको आएगा, तमिलनाडु स्टेट को, और ओवरऑल इंडिया को प्रॉब्लम आएगा। क्यों, क्योंकि तमिलनाडु स्टेट का क्या, पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, उस पॉपुलेशन को फिर कैटर करना होगा, तो हमें नहीं चाहिए इलीगल माइग्रेंट। तो इसके लिए अच्छा क्या होगा कि हम श्रीलंका को ही स्टेबल रखें, ठीक है। और अभी शुरू भी हो गया। अब इसमें ऑथर का कहना है कि यही समय है हमें इस आपदा को अवसर में बदलने का। ओके, कैसे, आपदा को अवसर कैसे बनाएंगे, जो भी हमारे बीच में, मतलब कि इंडो श्रीलंका टाइज में जो भी खटास है, जो भी चैलेंजेस है, उसे अभी सॉल्व करते हैं। इसका सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी यही है उसे सॉल्व करने का, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ भी, द क्राइसिस शुड बी यूज्ड एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू दिल्ली एंड कोलंबो टू थ्रैश आउट सॉल्यूशंस टू द पार्क बे फिशरी डिस्प्यूट। पता ही आपको, ये देखो, ये मैं बना देता हूँ मैप, ठीक है। इस थोड़ा सा ये इधर कर देते हैं, यहाँ पे रामनाथपुरम ये सब है, और इसके बाद श्रीलंका कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये तमिलनाडु है, तो ये पार्क बे है, पता ही है आपको, पार्क बे है ये। तो यहाँ पे क्या होता है, हमेशा यहाँ पे फिशरीज का डिस्प्यूट होता है, फिशरमैन यहाँ से इसी रीजन से पकड़ के ले जाते हैं श्रीलंका वाले आर्मी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा समय है कि इस डिस्प्यूट को हम लोग जो है, डिस्प्यूट को हम लोग निपटा ले। एक मान लो हम लोग एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, या कॉमन अंडरस्टैंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुछ ऐसा साइन कर लेते हैं, जिससे कि हमें हमारे पास एक लीगल बेसिस हो जाए, एक फ्रेमवर्क हो जाए, ठीक है। इसके चलते क्या आएगा, एक फ्रेमवर्क डेवलप होगा कि हाँ ऐसी कंडीशन में ये हम एक्शन लेंगे, वैसे कंडीशन में वो एक्शन लिया जाएगा। उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अवेयर कर सकते हैं दोनों तरफ के मास को, यहाँ के इंडियन मास को भी, ये जो कोस्टल पॉपुलेशन होता है इंडिया का, और श्रीलंकन कोस्टल पॉपुलेशन को भी अवेयर कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो आप इसी के अंडर रहेंगे तो आप सेफली अपने घर लौट सकेंगे। और ये इतना बड़ा इशू है बायलैटरल टाई का, इशू नहीं बोलेंगे, इरिटेंट बोलेंगे। जैसे आंख में तिनका पड़ जाता है तो कैसे इरिटेशन होता है, उसी तरह ये इतना अच्छा हमारा रिलेशन है इंडो श्रीलंका का, उसके बीच में कि ये जो है फालतू में ये इतना छोटा सा चीज के कारण जो है इतना परेशानी क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें अभी सबसे एप्ट समय है किस चीज के लिए, फ्रेमवर्क बनाने का। और मेरे हिसाब से ये बहुत ही सही आर्टिकल है, सही आर्टिकल इन द सेंस कि ये एडवाइस बहुत सही है, ठीक है। गवर्नमेंट को इस चीज पे सोचना चाहिए कि यस वी शुड डू इट, राइट। सो विद दिस वी एंड्स टुडे न्यूज़पेपर। इसी के साथ हम आज का न्यूज़पेपर खत्म कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आई रियली होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे एक थम्स अप दें, साथ ही इसे अपने दोस्तों एवं परिवार में शेयर करें। हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तुरंत से भी पहले दबा दें, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आप अपने सजेशन को कमेंट बॉक्स में लिखें, हम जल्द से जल्द उसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें, सबकी केयर करें और मन लगाकर पढ़ते रहें। जय हिंद।